हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग पूरी पाइप इंडस्ट्री का एनालिसिस करने वाले हैं। पर एनालिसिस चालू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल बताता हूँ। तो ये मेंटल मॉडल का नाम है वैल्यू माइग्रेशन एंड ये जो रामदेव अग्रवाल है इन्होंने दिया है एंड इन्होंने एक रशियन प्रोफेसर था उनकी बुक पढ़ी थी। एंड इस वैल्यू माइग्रेशन का मतलब क्या है कि वैल्यू हमेशा माइग्रेट करती रहती है। माने जो प्रॉफिट पूल्स हैं हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं। प्रॉफिट पूल्स कभी कभी ऐसे माइग्रेट करते हैं कि कोई और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आके। प्रॉफिट पूल्स कभी कभी ऐसे माइग्रेट करते हैं कि कंट्री टू कंट्री माइग्रेट करके। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। तो हम जैसे काफ़ी सालों से देख रहे हैं जो रेलवे पैसेंजर की ग्रोथ है वो सिर्फ 1 या 2% CAGR पे चल रही है। वैसे अगर हम एयरवेज की बात करते हैं तो वहाँ पे पैसेंजर ग्रोथ कुछ 12 to 13% CAGR पे आई थी पूरे 10 साल के लिए। शायद से पैंडेमिक के बाद अब ये नंबर कंपेरेबल नहीं है, बट उससे पहले 12 to 13% CAGR पे आ रही थी। साथ साथ अगर हम वैल्यू माइग्रेशन का एग्जांपल देखें तो प्राइवेट बैंक्स इस टाइम पे मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स। एंड और जो दो बहुत बड़े ट्रेंड्स हैं वैल्यू माइग्रेशन के, एक तो हमारे जो CDMO और क्रैम्स इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल्स में, दैट इज गेनिंग मार्केट शेयर क्योंकि इंडिया एज अ लो कॉस्ट डेस्टिनेशन, यहाँ पे जो साइंटिस्ट है उसकी सैलरी बहुत कम है। एंड साथ साथ जब हम केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं कि लास्ट 10-12 ईयर्स में क्या हुआ है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, तो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इंडिया ग्लोबली मार्केट शेयर गेन कर रही है। पूरी कंट्री एज अ होल मार्केट शेयर गेन कर रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी यही हुआ है पिछले 20-25 साल में कि एज अ कंट्री हमने मार्केट शेयर गेन करा है। एंड आज IT सेक्टर ही कुछ $150 बिलियन से ऊपर का हो गया। तो जब तक कंट्री के पास कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं आती तब तक मल्टी बैगर्स भी नहीं बनते आधे किस्सों में। तो इसी चीज को हम वैल्यू माइग्रेशन कहते हैं। एंड इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे कि विद इन पाइप्स इंडस्ट्री कैसे कैसे हो रही है। तो चलो जो पाइपिंग इंडस्ट्री है इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो पहला PVC प्लांट जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम कहते हैं, तो बेसिकली एक पाइप का एक टाइप है। तो पहला जो PVC प्लांट है वो 1961 में लगा था इंडिया में। एंड उस टाइम पे क्यों लगा? क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन चल रही थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब था कि हम डिफरेंट टाइप की सीड्स यूज कर रहे थे जिनके लिए बहुत ज़्यादा इरिगेशन भी चाहिए थी, राइट। एंड साथ साथ पेस्टिसाइड्स का भी यूज होने लग गया। तो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इरिगेशन एंड ताकि पानी की सप्लाई कंटिन्यूस रहे, तो उस टाइम पे 1961 में PVC पाइप्स आए। इसके बाद हम जो GI पाइप्स है और PVC है इसका हम जो डिफरेंस भी देखेंगे एक जो वीडियो है उसके थ्रू। पर 1961 में पहला प्लांट इस्टेब्लिश हुआ। एंड उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक है उसने इंडिया को फंडिंग करी और जो पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ी PVC की। फिर अगेन शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू माइग्रेशन हुई। जो GI पाइप्स हैं, जो मेटल पाइप्स है, वहाँ से शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स PVC पाइप, राइट। एंड 2000 में गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड बहुत बढ़ा, जिससे जो UPVC पाइप्स हैं उनकी भी ग्रोथ बढ़ी। एंड साथ साथ एक और चीज़ भी होगी थी कि पहले UPVC पाइप सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रहे थे, बट वो घर की जो प्लम्बिंग है और जो कॉलम पाइप्स है उसकी तरह भी यूज़ होने लग गए। एंड आजकल क्या चल रहा है? तो आजकल कुछ अगर हम पाइपिंग इंडस्ट्री देखते हैं तो 35% ऑफ द इंडस्ट्री इज फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस, वेयर 65% ऑफ द इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड है। शायद से 10-15 साल पहले ये कुछ 35 to 40% ऑर्गेनाइज थी एंड जो बाकी 55 to 60% है वो अनऑर्गेनाइज थी। तो ओवर द इयर्स जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उन्होंने मार्केट शेयर गेन करा है फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स। तो ये तो पाइप इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड है। अब एक बार हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स देखते हैं। तो पहला टाइप ऑफ पाइप है UPVC पाइप, राइट। तो अगर हम इसके जो यूज है उसकी बात करते हैं तो इनका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के अंदर होता है और प्लम्बिंग के अंदर होता है फॉर पोर्टेबल वाटर सप्लाई एंड सीवरेज, राइट। और ये गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स को रिप्लेस कर रहे हैं। फिर दूसरे टाइप के आपके पाइप हैं CPVC पाइप। तो यहाँ पे जब से CPVC पाइप का यूज हुआ है यहाँ पे एस्ट्रल आया है। एंड CPVC रेजिन जो है ये 1990s में लुब्रिजॉल का एक पेटेंटेड रेजिन है। एंड 1999 में आई थिंक एस्ट्रल वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी जिसको इसका राइट मिला था प्रोड्यूस करने के लिए इसके पाइप्स। एंड एस्ट्रल के अलावा जो अजय पाइपिंग सिस्टम है वो भी थी, एंड जो आशीर्वाद है उनके पास भी इस चीज़ का राइट था। एंड CPVC पाइप का क्या यूसेज है? तो इसका जो डिफाइंड डिफरेंसेस है उसके लिए हमने एक आपके लिए वीडियो भी ढूंढी है, उसमें बात करेंगे। पर CPVC पाइप जनरली ज़्यादा अच्छे हीट रेजिस्टेंस है एज कम्पेयर टू PVC पाइप्स। एंड साथ साथ इंस्टॉलेशन में भी ज़्यादा बेटर है। एंड साथ साथ इन पाइप्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, माने इन पाइप्स की जो स्ट्रेंथ है वो PVC पाइप से ज़्यादा अच्छी है।
एंड एस्ट्रल कंपनी आज CPVC पाइप में स्केलिंग की वजह से बनी है, तो इसको आप जरूर याद रखना जब हम बाद में वीडियो में जाएंगे। और तरीके के पाइप्स कौन से हैं? HDPE पाइप्स हैं। अब जो HDPE पाइप्स हैं ये इरिगेशन में यूज होते हैं। इनका मेजर यूसेज केमिकल इंडस्ट्री के अंदर है और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पे है। एंड इस टाइम पे इंडस्ट्री का कुछ ये 15% के आसपास है। फिर PPR पाइप्स है और कॉम्पोजिट पाइप है। ये दोनों इतना ज़्यादा नहीं है इस टाइम पे इंडस्ट्री में। PPR की तो यूसेज काफ़ी कम हो गई है एंड सिर्फ 5% के आसपास इनका यूसेज है इंडस्ट्री में, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इनका ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, तो UPVC पाइप, जो हम PVC पाइप की बात कर रहे हैं, इस टाइम पे कुछ 11 to 12% का CAGR आ रहा है यहाँ पे। Whereas जो CPVC पाइप है यहाँ पे 20 से 21% का CAGR आ रहा है। तो CPVC पाइप में जो 20 to 21% ग्रोथ आ रही है, इसका क्या मतलब है कि वैल्यू माइग्रेशन भी हो रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या सोर्सेज हैं? एक तो जो पुराने GI पाइप्स हैं ये उसको रिप्लेस कर रहे हैं, एंड सेकेंडली क्या हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ PVC पाइप लोग CPVC ज़्यादा यूज़ करने लग गए, राइट। तो इस वजह से जब इंडस्ट्री 20-21% से बढ़ रही है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जो विनर्स है वो भी बढ़ जाती है। एंड इस वीडियो के बीच में हमने सिर्फ एस्ट्रल की बात ही नहीं करी, हमने बहुत और कंपनीज की भी बात करी है, क्योंकि हमें लगता है कि इस इंडस्ट्री में मल्टीपल विनर्स आगे निकल के आने वाले हैं, राइट। एंड साथ जो HDPE पाइप्स है यहाँ पे 12 to 13% का CAGR है, एंड जो PPR पाइप्स है इनका यहाँ पे कुछ 6 से 7% का CAGR है। अब PPR पाइप्स का इतना यूसेज है नहीं, कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे हम रेवेन्यू मिक्स देखते हैं कैसे चेंज हो रहा है। तो 2014 में 70% पाइप जो लगता था वो UPVC पाइप था, एंड 2019 में वो 65% हो गया। Whereas 2014 में CPVC पाइप 10% लगता था एंड 2019 में वो 15% यूज हो गई है। Whereas 2024 में अगर हम देखते हैं वेयर द पक इज गोइंग, तो CPVC पाइप का कुछ 21% के आसपास यूसेज हो जाएगा, एंड जो UPVC पाइप है उनका यूसेज और भी यहाँ से गिरने वाला है। तो ये तो फाइन डिफरेंसेस हैं, एंड इस वजह से जो CPVC पाइप है यहाँ पे बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ये वैल्यू माइग्रेशन हो रही है। Whereas जो पूरी पाइप इंडस्ट्री इंडिया की वो 10 to 12% से ग्रो कर रही है इस टाइम पे, बिकॉज ऑफ मेनी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन रियल एस्टेट। माने बिल्डिंग मटेरियल में इट्स अ परफेक्ट वे टू प्ले द रियल एस्टेट। अब यहाँ पे हम डिफरेंसेस देखते हैं कि एक GI पाइप में क्या डिफरेंस है, एक PVC पाइप में क्या डिफरेंस है, और CPVC पाइप GI पाइप और PVC पाइप के ऊपर क्यों प्रेफर करा जा रहा है। लेफ्ट साइड पे कास्ट आयरन पाइप है एंड राइट साइड पे CPVC पाइप है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो कास्ट आयरन पाइप है वो थोड़ा सा करोड हो जाता है, माने यहाँ पे रस्टिंग हो जाती है जैसे हम देख सकते हैं। एंड सेकंड की डिफरेंस देखते हैं, जो CPVC पाइप है जो राइट पे हम देख रहे हैं लाइट वेट है एज कम्पेयर टू अ कास्ट आयरन पाइप जो काफ़ी हैवी वेट होता है। तो एंड और एक चीज़ देखते हैं, इंस्टॉलेशन में देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ पे CPVC पाइप में इंस्टॉलेशन हो भी गई है, इस कास्ट आयरन पाइप में कटिंग में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, राइट। अब PVC पाइप और CPVC के बीच में डिफरेंस देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, तो पहली चीज़ है साउंड लेवल। तो PVC पाइप में 40 डेसिबल है, whereas लो साउंड लेवल है। CPVC पाइप में बहुत कम साउंड है, 9 डेसिबल लेवल है, और ये साइलेंसो इनका प्रोडक्ट भी एक ऐसा ही है एक्चुअली। एंड यहाँ पे सेकंड डिफरेंस जो देखने लायक है वो है केमिकल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जब हम PVC पाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे केमिकल रेजिस्टेंस चाहिए, whereas जो CPVC पाइप है यहाँ पे केमिकल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिफरेंसेस में। अब थर्ड की डिफरेंस देखते हैं इसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, या फिर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट ले सकता है। यहाँ पे PVC पाइप टूट गया पर जो एस्ट्रल साइलेंसर है वो टिके रहा। सो दीज आर सम ऑफ द की डिफरेंसेस। एंड यहाँ पे देखते हैं कि हॉट वाटर कंपैटिबिलिटी 95 डिग्री सेल्सियस तक है, बाकी यहाँ ने PVC पाइप सिर्फ 60 डिग्री सेल्सियस तक पानी को कैरी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपैटिबिलिटी। सो ये कुछ की डिफरेंसेस हैं, एंड PVC पाइप का यहाँ पे शेप भी डिफॉर्म हो जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द की डिफरेंसेस। एंड यहाँ पे देखते हैं कि जो एक्सपेंशन कपलर है वो थर्मल एक्सपेंशन साथ हो जाती है, whereas PVC पाइप अगेन अपनी शेप लूज कर जाता है बार बार। तो इस वजह से ओवर द ईयर्स जो हम CPVC पाइप की बात करते हैं उसकी यूसेज बढ़ते जा रही है, इस वजह से 20 to 21% का CAGR आ रहा है। इसके बाद अब हम एस्ट्रल की बिजनेस हिस्ट्री की बात करते हैं। संदीप इंजीनियर कुछ 1980s में कैडला हेल्थ केयर में काम करते थे, एंड वहाँ पे इंस्पायर होके, वहाँ पे जो मैनेजमेंट से इंस्पायर होके उन्हें अपना खुद का बिजनेस ओपन करने का चालू करा। तो पहला इनका बिजनेस था ईसाबोल का, एंड पहला बिजनेस इनका इसलिए कोलैप्स हो गया क्योंकि जो इनका सबसे बड़ा कस्टमर था गुजरात ड्रग्स, वो कोलैप्स हो गया। फिर उन्होंने सेकंड बिजनेस खोला जो केमिकल का बिजनेस है बाय द नेम ऑफ श्री केमिकल्स। पर श्री केमिकल्स भी 1993 के अंदर कोलैप्स हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन नॉर्म्स आ गए थे जहाँ पे इनका केमिकल प्लांट था। फिर उसके साथ साथ इन्होंने कैरव केमिकल करके एक अपना
API का बिजनेस खोला जिसको हम कहते हैं बल्क ड्रग्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एंड इसके साथ साथ 1990s में क्योंकि इनका बैकग्राउंड केमिस्ट्री से था तो ये इतना ज़्यादा फैसिनेट हो गए CPVC की टेक्नोलॉजी के साथ कि 1996 में इन्होंने एशल पॉलीटेक्निक को सेटअप करने का डिसाइड करा। एंड थॉमसन प्लास्टिक से जाके US में इन्होंने 20% के आसपास इक्विटी रेज करी थी, राइट। सो ऐसे एशल बॉर्न हुआ था। एंड उस टाइम पे लुब्रिजॉल के पास CPVC रेजिन का पेटेंट था, तो लुब्रिजॉल ने इनको CPVC रेजिन का पेटेंट दिया था 1999 में। एंड इनके तब वहाँ से इन्होंने CPVC मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करा। तो CPVC की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लाने वाले ही संदीप इंजीनियर थे। एंड इसके बाद क्या हुआ, अगर हम जो 2000s में बात करते हैं तो क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट, माने हम लोग सारे अपनी जो हैबिट्स हैं उनके ही क्रीचर्स हैं। तो पिछले 20, 30 या 40, 60 साल से क्या कल्चर में था कि हमेशा जो GI पाइप्स है वही यूज होते थे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। तो ये काफ़ी सारी केमिकल कंपनीज के पास गए एंड केमिकल कंपनीज इनको बोलती थी कि CPVC पाइप में से सल्फ्यूरिक एसिड निकल ही नहीं सकता, राइट। तो GI पाइप है उसी में से निकल सकता है। बट असलियत में जो CPVC पाइप है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी वो GI पाइप से ज़्यादा सुपीरियर था, जैसे हमने बात करी, क्योंकि GI पाइप्स में बहुत ज़्यादा करोजन भी हो जाती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड GI पाइप इंस्टॉल करना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है। पर फिर जब इनको लॉसेस हुए तो बेसिकली इन्होंने जो CPVC है उसको भी घाटे पे बेचा। फिर भी कंपनी स्ट्रगल कर रही थी एंड एशल एक्चुअली बैंकरप्सी के कगार पे आ गई थी, राइट। तो उसके बाद इन्होंने अपने जो US पार्टनर्स हैं उनको और कन्विंस करा एंड वहाँ से इन्होंने और फंडिंग रेज करी। एंड साथ साथ इन्होंने उस टाइम पे क्या करा कि इन्होंने अपना फोकस फ्रॉम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ प्लम्बिंग पाइप्स, इन्होंने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया टुवर्ड्स द रेजिडेंशियल एप्लीकेशन या प्लम्बिंग की तरफ। एंड यहाँ पे एशल को विक्ट्री मिली धीरे धीरे करके, क्योंकि इनको बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स भी मिलने लग गए धीरे धीरे। तो और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ एक और क्या थी कि 2003 या 4 में जो एशल का कुछ फर्स्ट टाइम मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पॉजिटिव हुए थे, तो इन्होंने अपने पास पैसा नहीं रखा कंपनी के पास, इन्होंने सारा का सारा पैसा एडवर्टीजमेंट के अंदर स्पेंड कर दिया। तो एशल का जैसे कि हम यहाँ पे एक बार एक चीज़ देख सकते हैं, अगर हम एड एक्सपेंसेस कंपेयर करें विद प्रिंस पाइप्स एंड फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे पता लगता है कि एशल एडवर्टीजमेंट पे कुछ 3.5% के आसपास स्पेंड कर रही है। एंड यहाँ पे इन्होंने ओवर द ईयर्स बहुत जो बड़े बड़े मूवी स्टार्स हैं जैसे सलमान खान में जो दबंग 2 एंड दबंग 3 के अंदर उनको यूज़ करा था अपना पाइप एडवर्टाइज करने के लिए। आजकल इनके ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है, राइट। एंड उसके साथ साथ इन्होंने जो वरुण धवन है उसको भी यूज़ करा था अपने एडहीसिव बिजनेस के लिए। एंड सलमान खान को यूज़ करने से क्या हुआ कि Tier 2 Tier 3 में भी जो प्लम्बर्स थे वो इस पाइप को बोलने लगे कि इट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ दबंग पाइप, राइट। तो प्लम्बर्स भी इसको बुलाने लगे बाय द नेम ऑफ दबंग पाइप। एंड साथ साथ इन्होंने प्लम्बर्स के लिए आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट करा। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मेंटल मॉडल आता है, प्रिंसिपल एजेंट मॉडल। तो हमने फेविकॉल में देखा है कि फेविकॉल क्यों जीत गया, क्योंकि उसने जो कारपेंटर है उसके माइंड को कैप्चर कर लिया, राइट। फिर हमने देखा कि एशियन पेंट्स क्यों जीत गया, कि उसने पेंटर के माइंड को कैप्चर कर लिया, क्योंकि प्रिंसिपल एंड यूजर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिमिलरली एशल इसलिए जीत गया क्योंकि एशल ने प्लम्बर के माइंड को टू एन एक्सटेंट कैप्चर कर लिया CPVC पाइप के अंदर, जिन जिन जोग्राफीज में ये स्ट्रॉन्ग थे। तो इस तरीके से कुछ एशल बॉर्न हुई थी। एंड जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने इंकाउंटर करी है बिगनर्स के साथ एंड जो भी स्टॉक मार्केट में न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये सिमिलर प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी कि जब मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करी थी तो आधे टाइम मेरे को पता ही नहीं होता था कि मैं किस टाइप का स्टॉक ले रहा हूँ, किस तरीके की स्टोरी है स्टॉक की, एंड स्टॉक के पीछे रीज़न क्या है, फंडामेंटल्स के पीछे बिजनेस की स्टोरी क्या है। तो SOIC इंटेंसिव कोर्स के अंदर हम लोग आपको जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, एंड साथ साथ किसी कंपनी की जो स्टोरी है उसको कैसे जाने थ्रू केस स्टडीज़ पढ़ाते हैं। एंड हमने कोर्स के अंदर मोर देन 100 केस स्टडीज़ कवर कर लिए हैं। एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर तो हमने इंटरनेशनल केस स्टडीज़ भी काफ़ी सारी करी हैं। एंड इसके साथ साथ हमने डिफरेंट इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स को डीपली एनालाइज करें। जैसे हमने जो शिम्प इंडस्ट्री है उसको भी एनालाइज करें, उसके साथ साथ जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसका हमने इन डेप्थ एनालिसिस करें कि व्हाट एक्चुअली वर्क्स इन बैंकिंग। इसके साथ साथ जो केमिकल इंडस्ट्री है उसका भी हमने एनालिसिस करें कि केमिकल इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज इन ROE आ रहा है या नहीं आ रहा। साथ साथ जो प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री है उसका भी एनालिसिस करें। एंड मोर ओवर यहाँ पे हम आपको एक डैशबोर्ड देते हैं जहाँ पे आप कोई भी हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो कमिंग बैक टू एशल पॉलीटेक्निक, तो इस टाइम पे जो एशल का जो रेवेन्यू है यहाँ पे मेजरली 2 प्रोडक्ट्स हैं।
एक तो 77% ऑफ द रेवेन्यू पाइपिंग सेगमेंट से आता है एंड 23% ऑफ द रेवेन्यू अडीसिव से आता है। एंड पाइपिंग के अंदर एक बार देखते हैं कि इनके किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। एक तो इनके पास CPVC पाइप्स है, देन इनका जो रेवेन्यू PVC पाइप से आता है, उसके बाद एग्रीकल्चर पाइप्स एंड फिटिंग से आता है, फिर इंडस्ट्रियल पाइप से आता है एंड साथ साथ कॉन्डुइट्स एंड केबल प्रोटेक्शन से आता है। एंड पाइपिंग इंडस्ट्री के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि PVC एस्ट्रल के लिए आज कुछ समवेयर क्लोज टू 46 टू 47% है, वेराज जो CPVC पाइप है एस्ट्रल के रेवेन्यू मिक्स में वो कुछ 52 टू 53% के आसपास है। अब CPVC पाइप का जो रियलाइजेशन है, माने वो कितने रुपए पे बिकता है, वो 20 टू 25% मोर एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू PVC पाइप। तो क्योंकि एस्ट्रल के मिक्स में CPVC पाइप ज़्यादा है, इस वजह से अगर हम यहाँ पे डेटा देखते हैं जो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, तो हमें इस डेटा से पता लगता है कि एस्ट्रल का जो EBIT मार्जिन है, राइट, एज कम्पेयर टू इट्स कंपेटिटर पर किलो, माने 1 किलो के हिसाब से अगर 1 किलो का पाइप बिका है तो पर किलो अगर EBIT मार्जिन है तो एस्ट्रल का हायर है एज कम्पेयर टू द इंटायर इंडस्ट्री। एंड साथ साथ अगर हम इनकी की नेट रियलाइजेशन देखते हैं, माने पर किलो कितने रुपए की सेल है, वो भी एस्ट्रल की एज कम्पेयर टू दी इंटायर इंडस्ट्री ज़्यादा हायर है। हाँ, तो अभी जब हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे उसमें ये चीज़ ज़रूर प्ले आउट करेगी, क्योंकि एस्ट्रल का प्रोडक्ट मिक्स इज सुपीरियर दैन दी इंटायर इंडस्ट्री, मे बी अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 प्लेयर्स। अब यहाँ पे हम एक चीज़ पता करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में पाइप इंडस्ट्री में अगर किसी भी प्लेयर को सक्सीड करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे मल्टीपल विनर्स निकल के आ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इतना थ्रस्ट है एंड साथ साथ इंडिया में अभी भी इतनी ज़्यादा न्यू डिमांड और रिप्लेसमेंट डिमांड आ रही है कि अभी भी ये इंडस्ट्री 10 to 12% पे ग्रो कर रही है। जहाँ पे भी इंडस्ट्री ग्रो करती है डबल डिजिट्स में, वहाँ पे मल्टीपल विनर्स निकल के आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ चेक करते हैं कि एक्चुअली में एक सक्सेसफुल पाइप कंपनी दिखती कैसी है। तो पहली जो सक्सेसफुल पाइप कंपनी है उसकी पैन इंडियन प्रेजेंस होती है। साथ साथ एक जो सक्सेसफुल पाइप कंपनी है उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा होता है, उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। फिर उसके बाद जो एंड यूज़र है जिसको केटर कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हायर मार्जिन है या फिर उसमें ग्रोथ फास्ट है या फिर उसमें कम ग्रोथ है। फिर साथ साथ एक अच्छी पाइप कंपनी की प्रेजेंस है पाइप्स एंड फिटिंग्स के अंदर। एंड लास्टली एक अच्छी पाइप कंपनी में इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फिटिंग्स की, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मार्केट शेयर क्यों लूज कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में पाइप बनाना कमोडिटी है, पर जो फिटिंग्स है उसमें बहुत ज़्यादा वो रिक्वायर करते हैं स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे जो डिफेक्ट्स हैं वो भी आ जाते हैं। तो हम प्रिंस पाइप्स का IPO जो DRHP है वो पढ़ रहे थे, तो उससे हमें पता लगा कि यहाँ पे इन्होंने भी टेक्नोलॉजी बाहर से ली है, जिसकी वजह से अब इनके जो डिफेक्ट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि फिटिंग्स बनाना एक्चुअली अनऑर्गेनाइज प्लेयर के बस की बात नहीं है। इस वजह से वो धीरे धीरे मार्केट शेयर लूज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम अब पूरी इंडस्ट्री का P2P एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इस वीडियो का पर्पस है कि मैं आपको यहाँ पे बता पाऊँ कि ट्रेंड क्या है एंड मल्टीपल विनर्स कौन कौन से आ सकते हैं टुवर्ड्स द एंड। तो यहाँ पे अगर हम P2P एनालिसिस में देखते हैं, पहली चीज जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एस्ट्रल का इस टाइम पे पैन इंडिया प्रेजेंस है, माने इनके मतलब पूरी इंडिया में काफी ज्यादा प्लांट्स हैं एंड इसकी वजह से एस्ट्रल को 2 to 3% सेविंग्स मिलती है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, राइट। तो ये तो पहली की एडवांटेज है, हमने बात करी कि अच्छी पाइप कंपनी कैसे बनती है। सेकंड की एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल की और स्केलिंग की। तो यहाँ पे अगर हम एस्ट्रल की कैपेसिटी एडिशन देखते हैं ओवर द इयर्स, तो एस्ट्रल की कैपेसिटी एडिशन इन समवेयर फ्रॉम 2006 कुछ 4000 टन पर एनम की कैपेसिटी थी, जो आज कुछ इन टर्म्स अगर हम 14 ईयर्स फॉरवर्ड करें तो 2,38,000 टन, सॉरी 2,46,000 टन के आसपास हो गए। तो बेसिकली कैपेसिटी कुछ मोर देन 50 to 60x बढ़ी है। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि कैपेसिटी कितनी फास्ट से इन्होंने स्केल करी है। एंड इतनी फास्ट से कैपेसिटी क्यों स्केल करी है, अगर यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखते हैं तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60% के ऊपर ज़्यादा अब इस टाइम पे नहीं जा रही, अभी भी 56% के आसपास है 2020 में। अगर इस इंडस्ट्री में है ही ऐसा कि अगर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज़्यादा जल्दी से नहीं ला पाते, अगर आप हर जगह जाके प्लांट नहीं लगा पाते, थोड़ी सी कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, तो इस वजह से इन्होंने बहुत फास्ट स्केल करा अपने बिजनेस को। एंड सेकेंडली अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर मार्केट शेयर, तो इस टाइम पे इस इंडस्ट्री में कुछ 51% मार्केट शेयर अदर्स के पास है। एंड जो की इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं इनके पास 50% मार्केट शेयर है। इसमें कौन कौन आते हैं, तो सबसे बड़ा प्लेयर है सुप्रीम इंडस्ट्रीज जिसके पास 11% मार्केट शेयर है। सेकंड सबसे बड़ा प्लेयर है आशीर्वाद पाइप्स जिसके पास 9% मार्केट शेयर है। एंड आई थिंक आशीर्वाद पाइप इस इंडस्ट्री में एस्ट्रल जितना ही अच्छा प्लेयर है।
उसके बाद प्रिंस पाइप्स है जिसके पास 5% मार्केट शेयर है एंड इस टाइम पे प्रिंस पाइप्स काफ़ी अग्रेसिव हो रहा है सीपीवीसी में भी। फिर जैन इरिगेशन है जिसके पास 8% है एंड एस्ट्रल पॉलिटेक्निक के पास 7% है, वेयरएज फिनोलेक्स के पास 9% है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या रियलाइज करनी है तो इन टर्म्स ऑफ पूरे पाइपिंग सेगमेंट में, पर एस्ट्रल का जो सीपीवीसी के अंदर मार्केट शेयर है जो हायर मार्जिन प्रोडक्ट है वहाँ पे कुछ 25% के आसपास है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। और अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एंड नंबर ऑफ टच पॉइंट्स, तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज के इस टाइम पे कुछ 984 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वेयरएज एस्ट्रल पॉलिटेक्निक के 800 डिस्ट्रीब्यूटर हैं एंड कुछ 28,000 टच पॉइंट्स हैं। जो फिनोलेक्स है उसके इस टाइम पे 850 डिस्ट्रीब्यूटर हैं एंड 18,000 टच पॉइंट्स हैं। प्रिंस पाइप्स का देखते हैं तो कुछ प्रिंस पाइप्स के एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा हैं, 1400 समथिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, टच पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं, कुछ 46,000 के आसपास। आशीर्वाद पाइप्स के भी डिस्ट्रीब्यूटर इस टाइम पे कुछ 1100 एंड टच पॉइंट्स 36,000 के आसपास हैं। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या रियलाइज़ करनी है कि अगर हम एस्ट्रल का रेवेन्यू पर डिस्ट्रीब्यूटर देखते हैं तो उनका रेवेन्यू पर डिस्ट्रीब्यूटर काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, तो माने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा अच्छे से माइन कर पा रहे हैं। तो कुछ कंपनीज की स्ट्रैटेजी भी यही होती है कि कम डिस्ट्रीब्यूटर्स रखेंगे बट एक डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा बिजनेस देंगे। तो आई थिंक एस्ट्रल के केस में इस टाइम पे कुछ ऐसा चल रहा है। और अगर हम P2B कंपैरिजन में देखते हैं एस्ट्रल का, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग टू नोटिस है, जैसे मैंने आपसे बात करा था इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे आशीर्वाद पाइप्स पीवीसी और सीपीवीसी में है और एचडीपी और पीपीआर में नहीं है। एस्ट्रल फर्स्ट 3 कैटेगरीज में है, क्योंकि जो पीपीआर पाइप्स की कैटेगरी आई थिंक मोस्टली इररेलेवेंट हो गई है, यहाँ पे ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही इस टाइम पे। तो इस वजह से आई थिंक फर्स्ट 3 कैटेगरीज हैं वो बहुत मैटर करती है। वेयरएज जैन इरिगेशन, प्रिंस पाइप्स और सुप्रीम इंडस्ट्रीज तीनों ही कैटेगरी में। एंड यहाँ पे अगर हम इन कंपनीज का ईबिट मार्जिन देखते हैं तो प्रिंस पाइप का ईबिट मार्जिन कुछ 14% है, एस्ट्रल का 17% है, सुप्रीम का 13.3% है एंड फिनोलेक्स का 15% है। पर फिनोलेक्स की आप वॉलेटिलिटी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। पर यहाँ पे एस्ट्रल का जो ट्रू कंपेटिटर है मेरे इन टर्म्स वो है आशीर्वाद इन टर्म्स ऑफ बिजनेस क्वालिटी, जहाँ ईबिट मार्जिन 16 to 18% के बीच में है। एंड अगर हम ROC प्रोफाइल भी देखते हैं तो एस्ट्रल का इस टाइम पे ROC डिप्रेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। जब ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है तो ROC एस्ट्रल का भी 25% से ऊपर निकल सकता है। पर यहाँ पे आशीर्वाद का इंडस्ट्री बीटिंग ROC है 33% के आसपास, विच आई थिंक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। एंड साथ साथ अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करते हैं, फिनोलेक्स के आपको मार्जिन इतने ज़्यादा वॉलेटाइल क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि फिनोलेक्स पीवीसी के अंदर भी बैकवर्ड्स इंटीग्रेटेड है एंड पीवीसी इज मोर और लेस अ कमोडिटी, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्जिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। एंड आजकल पीवीसी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पीवीसी में इस टाइम पे क्या चल रहा है कि पीवीसी रेजिन के प्राइसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ इररेटिक लॉकडाउन्स और बिकॉज ऑफ सप्लाई शॉर्टेजेस पीवीसी के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं इस टाइम पे, जिसकी वजह से जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उस टाइम पे पीवीसी को इंपोर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इंडिया में कुछ 40 to 50% पीवीसी के जो रेजिन है वो सोर्स होते हैं डोमेस्टिकली एंड बाकी इम्पोर्ट होते हैं फ्रॉम ताइवान, साउथ कोरिया एंड अदर कंट्रीज, राइट। तो यहाँ पे ये इस टाइम पे काफ़ी बड़ा रिस्क कारक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आर गोइंग बेली अप, माने वो अगर बिजनेस में पीवीसी नहीं ला पा रहे क्योंकि इन्वेंट्री लॉसेस का काफ़ी इस टाइम पे डर लग रहा है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो पीवीसी प्लेयर्स हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, वो इस टाइम पे मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। कि जैसे हमने देखा था 50% पीवीसी है, 50% अनऑर्गेनाइज्ड है इसके अंदर, तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आर गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। तो ये भी एक स्लाइड शिफ्ट चल रहा है इस टाइम पे इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के अंदर। पर यहाँ पे व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि मल्टीपल विनर्स हो सकते हैं। तो एस्ट्रल अपना जो सीपीवीसी रेजिन है वो लेता था लुब्रिजॉल से, राइट। पर 2016 में एस्ट्रल ने बैकवर्ड इंटीग्रेट करके अपना खुद का ही जो सीपीवीसी कंपाउंडिंग है यहीं पे चालू कर दिया एंड जो सीपीवी रेजिन है वो जापान से सोर्स करने लग गए फ्रॉम अ कंपनी नोन एज सेमसोई, राइट। तो पर अब क्या हुआ कि लुब्रिजॉल ने आके इंडिया में ही प्लांट लगा दिया सीपीवीसी रेजिन का एंड प्रिंस पाइप्स ने रिसेंटली इनके साथ टाई अप करे एंड प्रिंस एक और इंडस्ट्री प्लेयर ने भी टाई अप करा, आई थिंक जो फिनोलेक्स उन्होंने भी करे एंड प्रिंस पाइप्स ने इस टाइम पे कुछ 50,000 टन पर एनम की कैपेसिटी अनाउंस करी है तेलंगाना में, जिसकी वजह से उनका कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उस एरिया में, क्योंकि साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया के अंदर वो अपना जो उनका प्लांट हरिद्वार में था वहाँ पे उसकी डिमांड को सर्व कर रहे थे। तो अब क्योंकि प्लांट आपकी जो मार्केट है उसके आसपास आ गया तो आपको कॉस्ट सेविंग होगी। तो प्रिंस पाइप्स भी इस टाइम पे इंटरेस्टिंग लग रहा है।
तो यहाँ पे इनकी कॉन कॉल से हम एक वो पढ़ते हैं स्निपेट। तो कॉन कॉल में ये बताते हैं कि we have been able to really ramp up the CPVC business well, and now our tie-up with Lubrizol, I think we have the best supply security to fulfill the aggressive growth aspirations in next 3 to 5 years. With now Lubrizol announcing their backward integration in India, I think we have a very good opportunity to make some formidable move in CPVC. माने कि अब CPVC पाइप के अंदर प्रिंस पाइप भी आ गए एंड इनकी सप्लाई चेन भी सिक्योर हो गया क्योंकि लुब्रिजॉल ने इंडिया में ये प्लांट लगा लिए। तो ये छोटे छोटे इंडस्ट्री स्ट्रक्चर शिफ्ट है जो हम सबको रियलाइज करने चाहिए कि पहले सिर्फ 3-4 प्लेयर्स से CPVC में, फिर बढ़ते बढ़ते और प्लेयर्स आए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज आया 2010 में, एंड करते करते अब लुब्रिजॉल ने यहीं पे कैपेसिटी लगा दी है CPVC की। सो अगेन कभी कभी जो पहले बिगिनिंग में एंट्री बैरियर लगता है वो एक्चुअली में एंट्री बैरियर होता नहीं है एंड दैट एंट्री बैरियर फेड्स अवे। तो इस टाइम में प्रिंस पाइप्स भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड यहाँ पे सेकेंड चीज़ क्या है, मल्टीपल विनर्स यहाँ पे क्यों हो सकते हैं कि अगर यहाँ पे अपोलो पाइप्स को देखते हैं तो अपोलो पाइप्स की भी जो सेल है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी तो 26,710 टन्स पर एनम की सेल थी 2015 में, जो बढ़ के आज कुछ 45,000 टन्स पर एनम के आसपास आ गई है। सो अगेन यहाँ पे मल्टीपल विनर्स हो सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रल दोनों प्रिंस पाइप्स एंड अपोलो पाइप्स इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एस्ट्रल का सेगमेंटल वाइज ग्रॉस मार्जिन देखते हैं तो पाइपिंग सेगमेंट में इनका ग्रॉस मार्जिन इंक्रीमेंटली इंप्रूव होते जा रहे हैं फ्रॉम 26-27% टू ऑलमोस्ट 36-37%। एंड 2016 से ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करी है एंड साथ साथ सेकंड रीज़न क्या है कि इन्होंने और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं एंड थर्ड रीज़न क्या है ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट में इज़ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि प्लांट्स अब पैन इंडिया इनके प्लांट्स हो चुके हैं। तो उन्होंने 2021 ऑनवर्ड्स ये भी बोला कि अब हम कैपेक्स पे ध्यान कम देंगे, हम फ्री कैश फ्लो की जनरेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये तो इनका पाइपिंग सेगमेंट था एंड ये तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर था। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स दी सेकंड सेगमेंट, दैट इज द एडहेसिव सेगमेंट। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है बहुत सारी कंपनीज के अंदर, जो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कि ये एक न्यू एवेन्यूज फॉर ग्रोथ ढूंढते रहती है, माने नए नए तरीके ढूंढते रहती है कि ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं। तो सिमिलरली एस्ट्रल ने क्या करा कि एस्ट्रल ने 2010 के अंदर एडहेसिव्स का बिजनेस एंटर करा। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि एडहेसिव्स क्या है। एडहेसिव्स बेसिकली जिस बिजनेस में पिडिलाइट है, जिसको हम फेविकॉल के नाम से जानते हैं। तो एडहेसिव्स का बिजनेस 2010 में इन्होंने एंटर करा थ्रू एन एक्विजिशन एंड 2014, 15, 16 में इन्होंने और भी एक्विजिशन करी। तो इनका जो सबसे मेजर एक्विजिशन था इधर, दैट वाज नोन बाय द नेम ऑफ रेसिनोवा। तो रेसिनोवा करके इन्होंने एक ब्रांड अक्वायर करा था। तो जब इन्होंने रेसिनोवा अक्वायर करा था तो उस टाइम पे इन्होंने कुछ 1.6 टाइम्स प्राइस अपॉन सेल्स के मल्टीपल पे अक्वायर करा था एंड साथ साथ इन्होंने जो सीलेड यूके है उसको भी अक्वायर करा 0.5 टाइम सेल्स पे एंड साथ साथ इन्होंने सिलिकॉन टेप बिजनेस अक्वायर करा था एक अमेरिकन कंपनी का, रोई इंडस्ट्रीज का, 22 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट इंटरप्राइज वैल्यू 22 करोड़ के आसपास थी। तो रेसिनोवा जब इन्होंने अक्वायर करा था इनके पास कुछ 600 SKUs आए थे उसके साथ एंड रेसिनोवा एक तरीके का थोड़ा सा पॉपुलर ब्रांड था एडहेसिव्स बिजनेस में। एंड एडहेसिव्स में एंटर करने का सेंस क्या बनती थी कि जो इनके टच पॉइंट्स हैं, माने जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, नेचुरल एक्सटेंशन था। माने एक्चुअली एस्ट्रल का जो बिजनेस डायरेक्शन है, अगर हम बिजनेस स्ट्रैटेजी समझे, सो दे वांट टू बी अ कंप्लीट वाटर सॉल्यूशंस कंपनी। माने प्लम्बिंग में भी हम है, जो उसके साथ साथ उसके एडहेसिव्स आते हैं उसके अंदर भी हम है एंड साथ साथ अब ये तो टैंक्स के बिजनेस में भी आ रहे हैं, जो टंकी का बिजनेस है पानी के, एंड साथ में ये वाटर वाल्व के बिजनेस के अंदर भी आ रहे हैं। तो एडहेसिव्स का बिजनेस भी कुछ इसी वजह से एंटर करा था। एंड एडहेसिव्स की अगर आज हम इंडस्ट्री देखते हैं तो कुछ 12% CAGR पे ग्रो करेगी फ्रॉम 2019 टिल 2024। पर इंडस्ट्री काफ़ी कंसोलिडेटेड है क्योंकि जो पहले 4 प्लेयर्स हैं उनके पास ही 80-85% मार्केट शेयर है एंड एडहेसिव्स का यूसेज काफ़ी वाइड स्प्रेड है। ऑटोमोबाइल में यूज़ होते हैं एडहेसिव्स, फर्नीचर के अंदर यूज़ होते हैं, साथ साथ जो कार पेंटर्स है वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड पैकेजिंग में भी बहुत यूज़ होते हैं। तो अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडहेसिव्स देखें तो पहले तो आपकी वाटर बेस्ड ग्लू होती है जिसके अंदर आपका फेविकॉल है, फिर हंट्समैन है, आई थिंक पिडिलाइट ने हंट्समैन को अक्वायर कर लिया है, फिर रेसिनोवा है जो इनका ब्रांड है बाय द नेम ऑफ जेस्टा। उसके बाद जो फिर आते हैं आपके रबर एडहेसिव्स। रबर एडहेसिव्स में रेसिनोवा है, राइट, एंड इसमें अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स बहुत हैं। फिर जो मेजर है इनका एक्रिलिक के नाम से आता है, राइट, जो एक्रिलिक्स के एडहेसिव्स होते हैं। अब एक्रिलिक्स के एडहेसिव्स क्या होते हैं, अगर आपने फेविक्विक यूज़ करी है तो उसको हम वो कहते हैं। तो सिमिलरली इनका एक बहुत फेमस ब्रांड आता है बाय द नेम ऑफ रेसिक्विक। तो हमने एस्ट्रल के केस में देखा है कि एक्चुअली में प्रमोटर शाय अवे नहीं करते एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करने से। तो यहाँ पे अगर हम चेक कर सकते हैं तो
वरुण धवन को इन्होंने यूज़ करा, वरुण धवन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर यूज़ करा था इसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए रेसिक्विक की, जिससे यहाँ पे अगेन इनका थोड़ा सा यहाँ पे ब्रांड बन गया रेसिक्विक में। एंड एडहेसिव्स की एक्चुअली एस्ट्रल की सेल 15 to 20% पे कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। एंड प्रमोटर तो ये बोल रहे हैं कि अगले 5 से 6 साल तक भी यहाँ पे 20% की ईजिली ग्रोथ आ सकती है। वॉल्यूम ग्रोथ की बात हो रही है, तो एबिटा ग्रोथ तो और भी होगी 23 से 24%। तो इन अ वे क्योंकि एस्ट्रल का भी मार्केट शेयर बहुत छोटा है, तो ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी रीच हो रही है। पर इस बिजनेस में इनको 2 से 3 स्ट्रक्चरल इश्यूज आए थे जिनको इन्होंने सॉल्व करा है। पहला क्या था कि जब इन्होंने रेसिनोवा को अक्वायर करा तो इन्होंने जो पैकेजिंग थी उनको वो डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी। रीजन भी क्योंकि इन्होंने पैकेजिंग चेंज कर दी, पैकेजिंग ज़्यादा इनोवेटिव कर दी, एंड जो वरुण धवन है उनको हायर कर लिया एंड पैकेजिंग पे उनकी फोटो भी लगाई। सेकेंड स्ट्रक्चरल चेंज इन्होंने क्या करा कि इनका 3 tier डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। माने इसको समझते हैं एक बारी कि एस्ट्रल, राइट, स्टॉकिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो इन्होंने बीच में से जो स्टॉकिस्ट है उसको ही हटा दिया, क्योंकि स्टॉकिस्ट 4 से 5% मार्जिन रख रहा था, तो इस वजह से एस्ट्रल का भी जो मार्जिन है इस बिजनेस के अंदर एक्सपैंड कर गया। तो ये 2 से 3 स्ट्रक्चरल चेंजेस एस्ट्रल ने अपने बिजनेस में 2019 to 2020 के बीच में करी है, जिसकी वजह से अगर आज हम देखते हैं तो एस्ट्रल का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इस बिजनेस के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लग गए, राइट। अगर जैसा कि हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 36% से कुछ 41% के आसपास आ गए। और भी जो 2 बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है एडहेसिव्स के, तो जैसे हमने एमसील नाम की चीज़ सुनी है, राइट, तो एमसील भी है एंड इनका जो आता है दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ बॉन्डसेट। तो और बॉन्डसेट और बॉन्डाइट, तो इन दोनों के अंदर भी एस्ट्रल का एक अच्छा ब्रांड नेम बन रहा है इस टाइम पे। तो एडहेसिव्स का बिजनेस वुड बी द रियल ग्रोवर फ्रॉम हियर राइट नाउ, क्योंकि एस्ट्रल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रही है साथ साथ, एंड मोर ओवर यहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही और एक्सपैंड होता है तो यहाँ पे धीरे धीरे दे विल स्टार्ट टेकिंग मार्केट शेयर अवे, क्योंकि प्रमोटर की कैपेबिलिटी कुछ ऐसी है। पर ज़्यादा बेटर तब होएगा अगर आप पिडलाइट को भी पढ़े और इनको भी पढ़े, तो शायद से ये उन सेगमेंट्स में ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे पिडलाइट का इस टाइम पे कम ध्यान है, यानी उस सेगमेंट्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू पिडलाइट। अब यहाँ पे इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, या फिर एस्ट्रल की स्टोरी कैसे पैन आउट कर सकती है कि एस्ट्रल एक्चुअली में कंप्लीट वाटर सॉल्यूशंस कंपनी में निकल के आएगी। जैसे हमने HDFC को देखा है तो इट्स अ कंप्लीट फाइनेंशियल कंग्लोमरेट। सिमिलरली एस्ट्रल का भी कुछ एस्पिरेशंस ऐसे ही लगते हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने जो लेटेस्ट कॉन कॉल थी Q3 FY20 की, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं आप सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको अनपैरेलल्ड इनसाइट्स ऐसी कॉन कॉल पढ़ने से आती है, ऐसे क्वेश्चन सुनने से आती है। तो भरत शाह आई थिंक काफ़ी अच्छे एक इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने इनसे पूछा था कि आपका प्लान क्या अगले 3 से 5 साल में। तो इन्होंने बताया था कि हमारा प्लान ये है कि पाइपिंग जो हमारा बिजनेस है वो, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ चुकी है, उसमें पूरा पैन इंडिया प्रेजेंस हो चुकी है, तो वो 15% के आसपास ग्रो करेगा। मेरा जो एडहेसिव्स बिजनेस है यहाँ पे ग्रोथ इंजन आएगा, यहाँ पे 20% वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। एंड एक और जो इनसाइट काफ़ी अच्छी आई थी कि एस्ट्रल ने इस टाइम पे अपनी टीम का जो अपनी टीम को अगर आप कैसे मेजर करते हैं, वो फ्रॉम वैल्यू ग्रोथ चेंज कर दिया टू वॉल्यूम ग्रोथ। माने अब आप अपनी टीम को वैल्यू ग्रोथ पे मेजर नहीं कर रहे, आप अपनी सेल को वॉल्यूम ग्रोथ पे मेजर कर रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ इतनी आनी चाहिए, अपनी आप टीम को ये टारगेट दे रहे हैं। तो 15% के आसपास ग्रोथ पाइपिंग बिजनेस में आएगी अगले 4 से 5 साल में, पॉसिबल भी लगता है। एंड 20% ग्रोथ एडहेसिव बिजनेस में आएगी वॉल्यूम ग्रोथ। तो शायद से जो इबिटा में ग्रोथ आएगी वो 23 से 24% की आ सकती है एडहेसिव बिजनेस में। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। एंड उसके बाद जो और 2 बिजनेस आए हैं इनके, बाकी 2 बिजनेसेस कौन से, एक तो वाटर टैंक का बिजनेस है। तो इन्होंने अभी 2020 नवंबर के अंदर ही इन्होंने एक वाटर टैंक कंपनी को अक्वायर करा है बाय द नेम ऑफ सरिता, एंड इस कंपनी को इन्होंने 51 करोड़ में अक्वायर करा है। अब वाटर टैंकिंग बिजनेस की क्या यूनिट इकोनॉमिक्स है कि वाटर टैंकिंग की कुछ मार्केट साइज 6000 करोड़ का है, एंड यहाँ पे कुछ 250 ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, काफ़ी सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी हैं। तो कॉन कॉल में ये बताते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हमें खुद ही आके कह रहे हैं कि अब इस बिजनेस में आइए। तो अगेन हमारे लिए नेचुरल एक्सटेंशन है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर सेट है, उसको हमने बस वाटर टैंक सप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये बिजनेस में एसेट टर्न 4 to 4.5x है, वेरएज़ इबिटा मार्जिन कुछ 15% के आसपास है। जैसे हम यहाँ पे अपोलो पाइप्स के कॉन कॉल में पढ़ सकते हैं, तो वही हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ 6000 करोड़ की इंडस्ट्री है इस टाइम पे, एंड यहाँ पे अपोलो पाइप्स भी इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं वाटर टैंक के। और भी ये जो पाइपिंग प्लेयर्स है इस बिजनेस में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सिंटेक्स एक्चुअली में फाइनेंशियली वीक हो चुका है, तो उसका जो एडवांटेज है वो ये कंपनीज ले रही हैं इस टाइम पे।
2025 तक ये कंपनी कुछ काफ़ी डिफरेंट लग सकती है। अगर यहाँ पे इनके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो मेरे को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी। इनके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ऑलमोस्ट 20 करोड़ से कुछ 400 करोड़ से प्लस स्केल कर चुके हैं। तो माने 20x तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में ही कंपाउंडिंग हुआ है। तो हमें ऐसे बिजनेसेस भी देखना अच्छे लगते हैं जहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी से कंपाउंड हो रहा है। एंड सेकेंडली अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इस बिजनेस में आज प्रॉब्लम क्या हो सकती है जो हमें लगता है, दैट इज़ ऑफ वैल्यूएशंस। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन देखते हैं तो 2011 में 9 की पी पे मिलता था, मेरा 2015 में ये पी 69 टाइम्स आ गई। एंड फिर वहाँ पे उसी रेंज में रही 48 टाइम्स, 45 टाइम्स, 71 टाइम्स, 56 टाइम्स, एंड आज कुछ 110 का प्राइस अपॉन अर्निंग्स रेशियो आ रखा है। तो जैसे बेंजामिन ग्रेहम बताते थे कि आप दूर से देख के आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि कोई आदमी मोटा है या पतला है, राइट, पर आप उसका एग्जैक्ट वेट नहीं बता सकते। तो यहाँ पे भी यही लग रहा है कि आप दूर से देख के एटलीस्ट ये तो बता सकते हैं कि इस टाइम पे बिजनेस महंगा हो चुका है, बिकॉज हिस्टोरिक पी वैल्यूएशन पे भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्राइस अपॉन अर्निंग्स रेशियो रखी है। पर सेकेंडली क्या है कि अगर हम 2020 में जो कोरोना का क्रैश आया था उसमें भी बिजनेस का जो ट्रॉफ पी रेशियो गया था दैट वाज 48 to 50 टाइम्स। तो अगेन जैसे चार्ली मंगर बोलते हैं बार बार, लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स अ प्रिपेयर्ड माइंड। तो मैंने आपको जो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है वो आपको बता दिया है, एंड आई थिंक आपकी प्रेपरेशन होगी फॉर एस्ट्रल लिमिटेड। पर इन वैल्यूएशंस पे एक्सपेंसिव लगता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बहुत बड़ा फिल्टर है इन्वेस्टमेंट्स को फिल्टर करने के लिए। हमें एक और भी अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलती हैं जहाँ पे कंपनी 25-30 टाइम्स मल्टीपल पे मिल रही है, एंड वहाँ पे भी 25-30% ग्रोथ आ सकती है। एंड एस्ट्रल के अंदर ग्रोथ लगता है 18 to 20% के आसपास आ सकती है। तो दूर से देख के बता सकते हैं कि इट सीम्स एक्सपेंसिव एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ प्राइस्ड इन है। एंड यहाँ पे अगर हम थीसिस पॉइंटर्स देखते हैं कि यहाँ पे थीसिस पॉइंटर्स क्या लग सकते हैं, तो पहला थीसिस पॉइंटर एस्ट्रल में टेल विंड्स का है क्योंकि पाइप इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। सेकंड थीसिस पॉइंटर है कि एस्ट्रल एडजेसेंसी में जा रहे हैं, माने एक वाटर सॉल्यूशन प्लेयर बन जाएगा। तीसरा थीसिस पॉइंटर क्या है कि अब ये फ्री कैश फ्लो मशीन बनने वाली है क्योंकि अब कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो फ्री कैश फ्लो काफ़ी आने वाला है। फिर तीसरा थीसिस पॉइंटर क्या है कि नैरेटिव चेंज हो रहा है कि अब ये सिर्फ एक पाइपिंग कंपनी नहीं रहेगी, इट्स अ फुल फ्लेजेड वाटर सॉल्यूशंस कंपनी। एंड साथ साथ और क्या थीसिस पॉइंटर है कि इट इज़ इमर्जिंग एज एन एडहेसिव्स प्लेयर। अगर एडहेसिव्स में और भी अच्छे से इमर्ज कर जाता है तो हमने पिडलाइट को भी देखा है कि एक काफ़ी महंगी वैल्यूएशन मिलती है। तो पार्ट ऑफ द बिजनेस जो एडहेसिव वाला होगा वहाँ पे इंडस्ट्री स्ट्रक्चर काफ़ी सॉलिड है। बट पाइपिंग के अंदर आजकल इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं है क्योंकि और भी प्लेयर CPVC में आएंगे अगले 4-5 साल में, राइट। तो ये तो आपके थीसिस पॉइंटर्स हैं। अगर हम एंटी थीसिस पॉइंटर में देखते हैं तो पहला एंटी थीसिस पॉइंटर है कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन प्योरली कि मीडियम टर्म ग्रोथ प्राइस्ड इन है, माने ये भी हो सकता है कि ऐसे बिजनेसेस काफ़ी कंसिस्टेंट बन जाते हैं तो यहाँ पे 10-12% के आसपास बन जाता है IRR। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि मार्केट बीटिंग रिटर्न्स बनाना मुश्किल हो जाता है। सेकंड क्या है कि फेडिंग बैरियर्स टू एंट्री इन CPVC बिजनेस, एंट्री बैरियर्स फेड होते जा रहे हैं CPVC के। एंड लास्टली की सप्लाई साइड पे कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं जब हमने CPVC की बात करी। तो अगेन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है जो एंटी थीसिस में चल सकती हैं। एंड वैल्यूएशन वाइज आई थिंक इट इज़ प्राइस्ड टू परफेक्शन एट द मोमेंट, इवन दो एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छी है मैनेजमेंट की, काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। एंड एज अ डिस्क्लोजर वी डू नॉट ओन द स्टॉक एंड दिस इज ओनली मेंट फॉर एजुकेशन पर्पस। एंड क्योंकि हमने पूरी इंडस्ट्री एनालाइज करी है तो मुझे लगता है यहाँ पे इंडस्ट्री में कहीं और भी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है, तो आपको पूरी इंडस्ट्री खुद भी पढ़नी चाहिए, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं आपको उनको पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे एक हमारे जो स्टूडेंट है उनकी बहुत हमें एक रिक्वेस्ट आई थी कि APL अपोलो एंड एस्ट्रल का भी आप एक बारी सर कंपैरिजन कर देना। तो APL अपोलो एंड एस्ट्रल के कंपैरिजन में एक काफ़ी सिंपल चीज़ है कि दोनों ही प्रमोटर्स इंटेलिजेंट फैनेटिक टाइप है, राइट। दोनों ही प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों को हम ब्लिट्ज स्केलर कहेंगे। ब्लिट्ज स्केलिंग क्या होती है, माने बहुत फास्ट स्केलिंग। जैसे हम देख सकते हैं कि बोथ ऑफ देम हैव स्केल्ड देयर कैपेसिटीज बाय 8 to 10x इन लास्ट 10 ईयर्स, माने प्रोडक्शन कैपेसिटी 8 से 10 गुना कर दी लास्ट 10 ईयर्स में, राइट। फिर दोनों जो प्रमोटर्स हैं अपनी कैटेगरी में पाइनियर्स हैं, माने एस्ट्रल CPVC पाइप को लाया, बहुत ज़्यादा इनोवेशन करी, जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप करा। सिमिलरली APL अपोलो भी आज बहुत ज़्यादा अपनी इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन लेके आया, माने जो DFT टेक्नोलॉजी थी वो भी APL अपोलो लेके आया। अगर किसी को APL अपोलो बहुत डिटेल में समझना है तो हमने पूरी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब की वीडियो बनाई थी, आप वो चेक कर सकते हैं, राइट। एंड साथ साथ APL अपोलो ने रिसेंटली जामिल के साथ टाई अप करा है। तो APL अपोलो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में भी आ रहा है स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब के।
राइट। सो अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बोथ द प्रमोटर्स। इन साथ साथ अगर यहाँ कैपेसिटीज देखते हैं तो दोनों की कैपेसिटी काफ़ी तेज़ी से स्केल कर रही है। तो ऊपर एस्ट्रल की है एंड नीचे एपीएल अपोलो की है। सो अगेन दिस इज व्हाट यू आइडली लुक फॉर इन प्रमोटर्स की प्रमोटर्स एक्चुअली ब्लिट स्केल कर रहे हैं बिजनेस को, क्योंकि ब्लिट स्केलिंग से ही 20% से ज़्यादा अर्निंग्स ग्रोथ आ पाती है। यहाँ पे अगर हम डुपॉन्ट एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा पता लगता है कि एक्चुअली में एस्ट्रल पॉलीटेक्निक एपीएल अपोलो से एक बेटर क्वालिटी बिजनेस है, क्योंकि एस्ट्रल के अंदर रॉ मटेरियल की वॉलेटिलिटी का इतना रिस्क नहीं है, पर एपीएल अपोलो का एक्चुअली जो स्पेशल नेचर ऑफ द बिजनेस है वो डिफरेंट टाइप का है। तो यहाँ पे अगर हम आरओसी का डुपॉन्ट देखते हैं तो आरओसी का डुपॉन्ट क्या होता है कि आरओसी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका ईबिट अपॉन सेल्स होता है और एक आपका सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो डिमांड साइड कहते हैं ईबिट मार्जिन को। तो एस्ट्रल का ईबिट मार्जिन कुछ 17% है, वेराज एपीएल अपोलो का 6% है। पर सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर, जिसको हम कहते हैं सप्लाई साइड मोड, वो एस्ट्रल का 1.8x है, वेराज एपीएल अपोलो का 3.6x है, राइट। तो आरओसी एस्ट्रल की इस वजह से एपीएल अपोलो से ज़्यादा है इस टाइम पे, क्योंकि एपीएल अपोलो जैसी इंडस्ट्री के अंदर इट्स प्योरली अ कन्वर्टर, वेराज एस्ट्रल वेरी इंडस्ट्री के अंदर मार्जिन थोड़ा ऑन द हायर साइड है। इस वजह से एस्ट्रल में एक्चुअली इस टाइम पे डिमांड साइड मोड भी है एंड सप्लाई साइड मोड भी है, इस वजह से ये वैल्यूएशन मिलती है। एंड एपीएल अपोलो में इस टाइम पे सप्लाई साइड मोड है, डिमांड साइड बनाने की कोशिश काफ़ी कर रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट काफ़ी कर रहे हैं, डिमांड साइड बनाने की कोशिश काफ़ी करी जा रही है, बट आई थिंक अभी तक प्योरली बन नहीं पाया। एंड साथ साथ जब स्टील प्राइस क्रैश करते हैं तो एपीएल अपोलो को भी इन्वेंट्री लॉसेस होते हैं, जैसे 2018 में हुई थी। एंड एपीएल अपोलो के अंदर एक्चुअली शैलो सिक्लिकल इंडस्ट्री है एंड हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए कि एपीएल अपोलो के अंदर जब स्टील प्राइसेस गिरते हैं तो काफ़ी बारी ऐसे बिजनेसेस में अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, क्योंकि यहाँ पे शैलो सिक्लिकल नेचर है इंडस्ट्रीज़ का। एंड साथ साथ इंडस्ट्री स्ट्रक्चर वाइज एपीएल अपोलो की इंडस्ट्री सुपीरियर देन एस्ट्रल पॉलीटेक्निक, क्योंकि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में यहाँ पे 50% मार्केट शेयर एपीएल अपोलो पास है एंड जो बाकी कंपेटिटर्स हैं उनके पास वीक बैलेंस शीट है। वेरस पीवीसी और सीपीवीसी के अंदर क्या है कि बाकी कंपेटिटर्स के पास भी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है। तो एस्ट्रल के जो कंपेटिटर्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे सप्लाई साइड कॉम्पिटिशन भी बढ़ सकता है अगर और भी प्लेयर्स सीपीवीसी में आते हैं। आई थिंक प्रिंस पाइप्स भी इस टाइम पे काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस कौन सी कंपनी पे चाहेंगे, क्या आप जुबिलेंट इंग्रेविया पे देखना चाहेंगे या आप जेबी केमिकल्स पे देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC।